एवरीवन, आई एम मोहित शर्मा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935। ये क्या था? तो इसको भाई हिंदी में बोलते हैं भारत अधिनियम। तो ये 1935 वाला एक्ट था। इसने भाई इंडिया में काफ़ी सारे चेंजमेंट किए। तो हम एक एक करके जानेंगे कि इसके अनुसार भारत में किस प्रकार के चेंजमेंट हुए थे और किन किन चीज़ों को फॉलो किया, किन किन चीज़ों को हमने नेगलेक्ट किया था। तो स्टार्ट करते हैं कि ये पास कब हुआ था। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट था, ये प्रेजेंट कब हुआ था, यानी कि ये प्रेजेंट कब हुआ था। तो याद रखना, ये प्रेजेंट हुआ था आपका 1 अप्रैल 1935। 1 अप्रैल 1935 को क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है। तो प्रेजेंट कर दिया। तो ये पास कब हुआ? तो पास हुआ था आपका, ये पास हुआ था 2 अगस्त 1935 को ये पास हुआ था। 2 अगस्त 1935 को ये पास होता है। तो पास हो गया, तो अब जानेंगे कि इसमें आर्टिकल्स कितने थे, शेड्यूल्स कितने थे और क्या क्या चीज़ इसके अंतर्गत आई थी। तो इसमें शेड्यूल की मैं बात करूं और आर्टिकल्स की बात करूं, तो इसमें आर्टिकल्स थे आपके, इसमें जो आर्टिकल्स थे वो थे आपके 321। और जो आपकी शेड्यूल थी, तो शेड्यूल थी इसमें 10। कितनी थी? 10 थी। इस एक्ट के अनुसार, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। ये जब एक्ट आया था तो इसके अनुसार क्या होता है, तो इस एक्ट के अनुसार डाईआरची को ख़त्म भी किया गया और डाईआरची को स्टार्ट भी किया था। डाईआरची जिसको आप द्विविध शासन बोलते हो, जिसको आप द्विविध शासन बोलते हो, देखते हैं क्या होता है। तो याद रखो, जो डाईआरची को स्टार्ट किया था वो था आपकी सेंटर, यानी कि सेंटर में तो डाईआरची को स्टार्ट किया, और जो आपके प्रांत थे तो प्रांत में डाईआरची को ख़त्म किया था। यानी कि एक जगह पे तो डाईआरची आपकी स्टार्ट हुई थी और दूसरी जगह पे यानी कि प्रांतों में उसको ख़त्म किया था। इसके बाद जो आपकी रिजर्व बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसकी भी इस्टेब्लिशमेंट इसी के अकॉर्डिंग होती है, यानी कि इसी एक्ट के अकॉर्डिंग आपकी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का भी इस्टेब्लिशमेंट होता है। तो उसको भी लिख लेते हैं। और क्या होता है, आरबीआई की स्थापना भी इसी एक्ट के अकॉर्डिंग होती है। आरबीआई की स्थापना भी इसी एक्ट के अकॉर्डिंग होती है। जो आरबीआई का पहले हेडक्वार्टर था वो कहाँ था? तो याद रखो, जो आरबीआई का पहले हेडक्वार्टर था वो था कोलकाता में। पहले कहाँ था? कोलकाता में था। लेकिन भाई अब कहाँ पर है इसका हेडक्वार्टर? तो याद रखो, अब इसका हेडक्वार्टर है आपका मुंबई में। कहाँ पे भाई? अब इसका हेडक्वार्टर पड़ता है मुंबई में। अब इसका हेडक्वार्टर मुंबई में पड़ता है। इस एक्ट के अकॉर्डिंग जब ये एक्ट आया था, तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग लोगों में एक इस प्रकार की बहस फैल गई थी कि यार अंग्रेज लोग पहले से हम पे अपना अधिकार दर्शाते हैं, तो क्या ये भी एक नया इनका कोई फंडामेंटल है जिसके कारण हमको ये फंसाना चाहते हैं। तो इस बात पर नेहरू जी ने भी यही बोला। तो इस जब ये एक्ट आया था तो नेहरू जी ने बोला कि ये एक दास्ता का नया अध्याय है, यानी कि ये एक गुलाम बनाने का नया तरीका है। ये किसने बोला? नेहरू जी ने बोला था। और आपके जो मोहम्मद अली जिन्ना है, मोहम्मद अली जिन्ना कौन थे भाई? मोहम्मद अली जिन्ना। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने भी इसके बारे में कुछ ऐसा बोला। क्या बोला इसके बारे में? इस एक्ट के बारे में मोहम्मद अली जिन्ना ने बोला, मोहम्मद अली जिन्ना ने बोला कि ये पूर्णतः सड़ा हुआ है, यानी कि क्या है, ये कम्प्लीटली रूटन एक्ट है। कम्प्लीटली रूटन एक्ट है ये, यानी कि पूर्णतः सड़ा हुआ है। किसने बोला? मोहम्मद अली जिन्ना ने बोल दिया। फिर टाइम बीतता जाता है, टाइम बीतता गया, तो फिर जो इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो सबसे बड़ी बात थी वो क्या हुई थी कि पहले जो मेन शक्तियाँ होती थी वो गवर्नर के हाथ में नहीं हुआ करती थी। लेकिन जब ये एक्ट आया तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो मेन आपकी पावर्स थी वो किसके हाथ में आ गई? वो गवर्नर के हाथ में आ गई थी। मेन पावर आपकी गवर्नर के हाथ में आ गई थी। तो गवर्नर के हाथ में पावर आती हैं और फिर पावरों को क्या हो जाता है? विभाजन हो जाता है, यानी कि कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। क्या हो जाता है? पावरों का विभाजन भी हो जाता है। तो जिस प्रकार आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी 3 सूचियां हैं, तो इसमें भी आपकी 3 ही सूचियां थी। इसमें भी आपकी 3 ही सूचियां थी। एक तो यूनियन लिस्ट थी, दूसरी आपकी स्टेट लिस्ट थी और तीसरी आपकी कंकरेंट लिस्ट थी। तो यूनियन लिस्ट में इसमें कितनी सब्जेक्ट थी? तो याद रखो, यूनियन लिस्ट में इसमें 59 सब्जेक्ट थी और स्टेट लिस्ट थी, इसमें सब्जेक्ट थी 54।
और कंकरेंट लिफ्ट है, इसमें आपकी सब्जेक्ट हुआ करती थी 36, है ना। कितनी थी? 36 सब्जेक्ट हुआ करती थी। इस एक्ट के अकॉर्डिंग एक और काम होता है, उसको भी जानते हैं क्या हुआ था। आपको पता होना चाहिए कि पहले वर्मा इंडिया का ही एक पार्ट था। पहले बर्मा इंडिया का क्या था? एक इंडिया का ही एक पार्ट था, जिसको आप आजकल म्यांमार नाम से जानते हो। म्यांमार, वो पहले बर्मा नाम से जाना जाता था। तो म्यांमार भी 1935 एक्ट के अकॉर्डिंग इंडिया से अलग होता है, और पूर्णतः 1937 में तो इंडिया से अलग हो ही गया था। तो मेरे को अब बताओ, जो म्यांमार है इसकी कैपिटल और करेंसी क्या है? म्यांमार की कैपिटल और करेंसी क्या है? तो जानते हैं इसकी करेंसी और कैपिटल क्या है। तो म्यांमार की जो करेंसी है वो है आपकी क्यात, वो है आपकी क्यात। और जो म्यांमार की कैपिटल है वो पड़ती है नाय पई डाव। वो क्या पड़ती है? नाय पई डाव। ये क्या पड़ती है? कैपिटल पड़ती है। इसकी ओल्ड कैपिटल क्या थी वो बताओ? इसकी ओल्ड कैपिटल हुआ करती थी रंगून। क्या होती थी इसकी ओल्ड कैपिटल? रंगून। प्रेजेंट समय पे तो नाय पई डाव है, लेकिन पहले जो म्यांमार की कैपिटल थी वो थी रंगून। वो क्या थी? रंगून थी भाई वो। तो आज हमने डिस्कस किया जो 1935 का एक्ट था उसके बारे में। तो 1935 के एक्ट के अकॉर्डिंग जो भी चेंजमेंट हुए थे इंडिया में, क्या क्या चीज़ें आई थी, कहाँ द्वैध शासन स्टार्ट किया, कहाँ पर ख़त्म किया, यानी कि एक फंडामेंटल्स जो क्रिएट किए थे ब्रिटिश सरकार ने, उन सारी चीज़ों के बारे में हमने जाना। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय, धन्यवाद।